हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेक्चर 15 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप सो कि अगर आप इस लेक्चर नंबर 15 पे खड़े हैं तो आपने इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि 14th लेक्चर तक आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर अपने तमाम के तमाम कंसेप्ट जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 15 तक हमने जितने भी डिलीवर किए हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर को एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करने के लिए और इन लेक्चर की स्लाइड्स को पीडीएफ में प्रोवाइड करने के लिए हमने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप भी बना रखा है। उस फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर भी आप इन तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं और साथ ही साथ इन तमाम स्लाइड्स को जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ इनको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस की तरफ फोकस करना शुरू किया था। आपका जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसमें मुख्तलिफ किस्म के फेजेस होते हैं। तो हमने फेज 1 की कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। फेज 1 का नाम है रिक्वायरमेंट एलोकेशन और उसके अंदर हमने देखा था बेसिक ऑफ नॉलेज एक्विजिशंस, रिक्वायरमेंट एलोकेशन टेक्निक्स देखी थी और प्रॉब्लम्स देखी थी जो कि आपके इस फेज के साथ लिंक हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट एलोकेशन के फेज के साथ लिंक है। फेज 1 के बारे में डिस्कशन अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन लेक्चर क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो गया था तो हमने उस लेक्चर को ख़त्म कर दिया था और आज हम फेज 1 की ही यानी कि रिक्वायरमेंट एलोकेशन के फेज के बारे में ही थोड़ी सी और डिटेल्स करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे मूव करना शुरू करेंगे और आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या आता चला जाएगा। खैर, द पॉइंट इज कि जो एक फेज के ऊपर हम अपना टाइम क्यों लगा रहे हैं उसकी वजह यह है कि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की जो पूरा प्रोसेस है उसके फेजेस का जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं ले रहे। हम एक्चुअली ये कोर्स पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, तो हम इसके अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के हर एक फेज को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम इस फेज को किस तरीके से परफॉर्म करवाते हैं, उस फेज के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और इस फेज के ऊपर किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। और हर फेज का गोल ये है कि जब आप उस फेज को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट फेज पे मूव करने लगो तो आपको एटलीस्ट वो फेज अच्छे तरीके से परफॉर्म करना आना चाहिए, उसको परफॉर्म करने के रूल्स पता होने चाहिए और ईच एंड एवरीथिंग उस फेज के बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट एलोकेशन के फेज के ऊपर हम ये तीन पॉइंट तो इससे लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट एलोकेशन की स्टेजेस को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका रिक्वायरमेंट एलोकेशन का फेज है उसको कुछ स्टेजेस के ऊपर रखा गया है। उसका स्टेज 1 है ऑब्जेक्टिव सेटिंग, स्टेज 2 है बैकग्राउंड नॉलेज एक्विजिशन, स्टेज 3 है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, स्टेज 4 है स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट कलेक्शन। तो अब हम 1 बाय 1 इनकी डिटेल देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेटिंग की तरफ चलते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी एस्टैब्लिश एट दिस स्टेज। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी मकासद हैं आप उन सबको एस्टैब्लिश कर लेते हो अपनी इस स्टेज के ऊपर। दीज इंक्लूड जनरल गोल्स ऑफ बिजनेस, an outline description of the problem to be solved and why the system may be necessary and the constraints on the system such as budget and schedule। अब आप इसमें क्या करते हो कि जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग है आपने ये तो बता दिया कि आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जितने भी होते हैं वो आप इस स्टेज पे सेट कर लेते हो, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहली बात ये कि आपके बिजनेस के जनरल गोल्स क्या क्या है। उसके बाद एन आउटलाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। और वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाहते हो उसकी कम से कम एक डिस्क्रिप्शन यानी कि एक आउटलाइन बना ली जाती है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि सब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। एंड व्हाई द सिस्टम में बी नेसेसरी एंड द कॉन्स्टेंट्स ऑन द सिस्टम। और दूसरी बात ये कि आपका जो सिस्टम है वो क्यों लाजमी है, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके होने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होके आपकी क्या क्या प्रॉब्लम उसके होने से सॉल्व होंगे। और इसके अलावा आपके सिस्टम के ऊपर किस किस किस्म के कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि बजट और स्केड्यूल, यानी कि कितनी
फाइनेंशियली कितने पैसों तक इसके ऊपर खर्चा आना चाहिए और आपके पास टाइम कितना है, यानी कि कितने महीनों तक या कितने सालों तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर हम इसको सादा लफ्जों के अंदर ऑब्जेक्टिव सेटिंग के स्टेज को डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट के बना लेते हो कि भाई हमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद क्या है, वो सॉफ्टवेयर किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कितने दिनों में बनाना है और उस ऑर्गेनाइजेशन का बजट कितना है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर उस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरी क्या है, क्यों है। बस ये सब चीजों का जवाब आप ऑब्जेक्टिव सेटिंग के स्टेज के ऊपर जो है फाइंड आउट कर लेते हो, और जब ये आंसर आपको मिल जाता है तो आप आगे मूव कर जाते हो बैकग्राउंड नॉलेज एक्विजिशन पे। अब इसके अंदर क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर गैदर एंड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। मींस ये कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट इंजीनियर बैठते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि आपके सारे के सारा जो जहां पर वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वहां की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, ठीक है। अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आई थिंक सो बल्कि आई होप सो कि आप लोग इस चीज पे कंफ्यूज हो गए होंगे दोबारा से कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन किस किस्म की इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द सिस्टम इज टू बी इंस्टॉल्ड। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अंदर आप उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जमा करते हैं जहां पे सिस्टम ने इंस्टॉल होना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन होगी, वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन होगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल रूल्स क्या हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर को फॉलो करने होंगे। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले किस तरीके से काम होता चला आ रहा है और अब वो सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जमा करते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन ऑफ द सिस्टम। अब मैंने बड़ी डिटेल में पहले वाले लेक्चर्स में बताया था कि किसी भी एप्लीकेशन का डोमेन किस चीज़ को कहा जाता है, एप्लीकेशन डोमेन क्या होता है, मैंने बड़ी डिटेल में आपको पहले से इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये भी देखते हो कि आपका जो एप्लीकेशन डोमेन है उसके अंदर से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये इस एप्लीकेशन के डोमेन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वो सारी की सारी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हो। अच्छा, इसके बाद एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एग्जिस्टिंग सिस्टम विच आर इन यूज एंड विच मे बी रिप्लेस्ड। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा खास होती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज जैसे ले रहे थे तो उसी दौरान आप ये वाला काम भी कर लेते हो कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस मैनुअल वर्किंग को रिप्लेस करना है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको आप डिटेल में स्टडी कर लेते हो और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो कि अब आने वाले वक्तों में जो काम आपका सॉफ्टवेयर करेगा, आपके सॉफ्टवेयर से पहले वो काम किस तरीके से होता था। ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प देती है, बहुत ज़्यादा हेल्प देती है आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में। इसके बाद हम आगे जाते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। The large amount of knowledge which has been collected in previous stages must be organized and collated. अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने अभी से पहले जो आपके स्टेजेस गुजरे हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि समहाउ आपने क्या किया है, सिर्फ एक ही काम पे आपने टारगेट रखा है कि आपने मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ एरिया से नॉलेज को जमा किया है। जहाँ जहाँ से जैसा जैसा नॉलेज मिला है आपने उसको जमा किया है। आप इस स्टेज पे आके क्या करते हो कि वो जितना भी नॉलेज आपको मिला होता है आप उसको एक ऑर्गेनाइज वे में संभाल लेते हो, एक ऑर्गेनाइज वे में रख लेते हो, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप क्या करते हो कि आइडेंटिफाइंग सिस्टम स्टेक होल्डर एंड देयर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आप इस स्टेज पे क्या करते हो कि अब आप ये देखते हो कि यार इस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टेक होल्डर का क्या कंसेप्ट है, अगेन मैं वही कहूँगा कि मैं इससे चीज़ को बहुत ही बेसिक लेवल पे बता चुका हूँ कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। तो अब आप नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के स्टेज पे क्या करते हो कि पहले वाले नॉलेज को तो आपने एक ऑर्गेनाइज वे में रखा ही जमा करके, साथ ही साथ आपने उस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स को जो है फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि कौन कौन इसका स्टेक होल्डर है, और फिर अगेन ये भी देख लिया कि उस स्टेक होल्डर का क्या किरदार है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन मैनेजर है, कौन एंड यूजर है सिस्टम का एंड डिफरेंट, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कार्डिंग डोमेन नॉलेज व्हिच डज नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद आप क्या करते हो कि यहाँ पर आपके पास एक ये बात आती है कि आपके सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो वो डेफिनेटली किसी डोमेन में लाई करता है, ठीक है, और वो डोमेन भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि डोमेन से आने वाली इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलने वाली रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं
वो एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में होती हैं। बावजूद इसके कि वो सॉफ्टवेयर उस डोमेन में लाया करता है, लेकिन फिर भी कुछ उस सॉफ्टवेयर की अपनी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उस डोमेन की रिक्वायरमेंट से थोड़ा हट के होती हैं। तो इस स्टेज पे आप ये करते हो कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर देते हो और वहाँ पर आप अपने डोमेन की रिक्वायरमेंट को डिस्कार्ड कर देते हो। मीन्स ये कि बेशक एक इस कैटेगरी ए के बनने वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, ये आपका डोमेन कहता है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वो सॉफ्टवेयर बना रही है वो कहती है कि हमें ये फीचर नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप उसकी बात को तरजीह दोगे। आप ये नहीं कहोगे कि जी नहीं, आपका डोमेन तो ये कहता है तो इसलिए आपको ये फीचर्स रखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप ये काम भी करते हो। और उसके बाद आगे क्या करते हो, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन। It involves consulting system stakeholders to discover their requirement and driving requirements which come from the application domain and the organization which is acquiring the system। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, आप कंसल्ट करते हो जो सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं डिफरेंट किस्म के, जो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे इससे पहले वाले स्टेज के अंदर, उनको आप कंसल्ट करते हो। किस लिए कंसल्ट करते हो कि उनके पास से आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं, क्योंकि एक्चुअली स्टेक होल्डर्स ज़्यादातर इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं और वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना होता है, ठीक है। तो उनसे आपको जो रिक्वायरमेंट मिलेगी और उसकी जो ऑथेंटिसिटी होगी वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके बाद एंड ड्राइविंग रिक्वायरमेंट विच कम फ्रॉम दी एप्लीकेशन डोमेन, और जो एप्लीकेशन डोमेन से जो आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही होती हैं उसको भी आप इनसे दोबारा से रीवेरीफाई कर लेते हो। अगर वो उसमें से किसी एप्लीकेशन डोमेन के किसी रिक्वायरमेंट को वो मानने से इनकार करते हैं या बोलते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप फिर प्रायोरिटाइज करते हो उनकी बात को और उसको आप डिस्कार्ड भी कर देते हो। और यही बात हमने लास्ट स्टेज में भी देखी। एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्वायरिंग द सिस्टम, और उसके बाद आपकी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम को हासिल करने जा रही है उनकी भी रिक्वायरमेंट को आप देखते हो। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या करते हो कि सारी की सारी जगह से जहाँ जहाँ से आपको पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स मिल रही होती हैं, स्पेशली स्टेक होल्डर से, आप क्या करते हो वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स की आप कलेक्शन करते हो और उनको एक जगह जमा करते हो। और इस स्टेज पे आने से पहले आपके जो बाकी पहले वाले स्टेजेस है जिनको आपने देखा है उनके ऊपर ही आपका काफ़ी सारा काम हो चुका होता है। यहाँ पर जस्ट आप एक तरीके से उनकी सारी की सारी कलेक्शन ही करके उनको सीधा ही कर रहे होते हो। बाकी ऑलमोस्ट आपका काम यहाँ पर यहाँ तक आने से पहले ही हो चुका होता है। आपने डोमेन को स्टडी कर लिया होता है, आपने ऑर्गेनाइजेशन को तकरीबन स्टडी कर लिया होता है, आपने रोल्स को आइडेंटिफाई कर लिया होता है स्टेक होल्डर्स के, आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लिया होता है। और जब आप ये सारा का सारा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हो तो उसी वक्त आपके इस स्टेज की सारी बातें कंप्लीट हो ही चुकी होती हैं ऑलमोस्ट। तो अभी इसी चीज को हम क्या करते हैं कि एक प्रोसेस की शक्ल में, एक डायग्राम की शक्ल में देखते हैं कि ये सारा का सारा काम कैसे हो रहा होता है। रिक्वायरमेंट एलोकेशन, जो आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसमें जो रिक्वायरमेंट एलोकेशन का जो फेज है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस को मैंने आपके सामने डिफाइन भी किया। तो उन तमाम स्टेजेस को जो मैंने आपके सामने डिफाइन किया उसको अगर हम एक पिक्चर में करके आपके सामने रखना चाहें तो वो पिक्चर कुछ इस तरीके से होगी जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और आई होप सो कि अगर आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट सुन के सारी चीजें समझ नहीं भी आई तो एटलीस्ट इस पिक्चर को देख के वो सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप करते हो एस्टैब्लिश करते हो ऑब्जेक्टिव्स। उसमें आप बिजनेस गोल्स को देखते हो, ये देखते हो कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, और फिर सिस्टम कंस्ट्रेंट देखते हो। यानी कि वो पूरी बातें जो मैंने आपको उधर बताई थी उनको इसने इस डायग्राम के अंदर, इस पिक्चर के अंदर बड़ा शॉर्ट करके टू द पॉइंट करके लिख दिया है। और जब ये पहला एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव वाला काम हो चुका होता है तो आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हो, अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। अब आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हो, एप्लीकेशन डोमेन देखते हो और एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखते हो। आप अगेन ये काम करने के बाद आप इन दोनों नॉलेजेस की बेस पे जो आपको पहले दो स्टेजेस से मिले, आप थर्ड स्टेज पे मूव कर जाते हो, ऑर्गेनाइज करते हो नॉलेज को, स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन करते हो, गोल प्रायोरिटाइजेशन करते हो, डोमेन नॉलेज फिल्टरिंग करते हो। ये डोमेन नॉलेज फिल्टरिंग वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर कंट्राडिक्शन आ रहा है तो आप डोमेन की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कार्ड करते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो है उसको प्रायोरिटाइज करते चले जाओगे। अच्छा, उसके बाद कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। इसमें आप क्या करते हो, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट लेते हो, डोमेन रिक्वायरमेंट्स लेते हो, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स लेते हो और इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप क्या करते हो कि एक जगह कलेक्ट करके कैटेगरी वाइज सेट करके
लिख देते हो। अब ये जो आपका लास्ट स्टेज है इसको मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि स्टेक होल्डर की तरफ से आने वाली रिक्वायरमेंट्स, आपको स्टेक होल्डर तो मिल ही चुके होते हैं, उनकी तरफ से आने वाली रिक्वायरमेंट आप स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स में लिख देते हो। डोमेन के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज पिछले 3 स्टेजेस में मिल चुका होता है, आप डोमेन रिक्वायरमेंट में लिख देते हो और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख देते हो। तो ये इस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट एलोकेशन का जो फेज है वो इस तरीके से आगे फर्दर 4 स्टेजेस पे डिवाइड होता है। और अगर आप कभी किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट एलोकेशन किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं तो आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस चूज़ करेंगे, और अब आप जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस चूज़ करेंगे तो उसके फेज़ 1 में आपको रिक्वायरमेंट एलोकेशंस करनी होंगी। तो रिक्वायरमेंट एलोकेशन करने का यही तरीका है जो कि आप देखते चले आ रहे हैं, और यही वो बातें हैं जो कि आप इन लेक्चर में सुनते चले आ रहे हैं, जिनका आपको रिक्वायरमेंट एलोकेशन करते हुए इनका आपको ख्याल रखना होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको इसके बारे में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे मुझे फॉलो करके मुझसे उस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके अलावा इन्हीं लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में जो है सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप, जो कि स्पेशली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज़ के लिए बनाया गया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पर ये सारे के सारे लेक्चर PDF के अंदर भी अवेलेबल हैं। इन ये स्लाइड्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब की सब वहाँ पर PDF में अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप ही जैसे स्टूडेंट जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनके साथ किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।